नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पिछले वीडियो में आपने जो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार पढ़े थे, तो पहला संयोजन अभिक्रिया थी, दूसरा वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन आदि अभिक्रियाएं हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब बारी है रेडॉक्स अभिक्रिया की। ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया क्या थी? उपचयन अभिक्रिया में था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी और ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, कमी। तो अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों क्या हो, एक ही साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अभिक्रिया दे रखी है Cu+H2। Cu क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो एक तो उत्पाद के रूप में कॉपर बन रहा है और दूसरा एक अणु जल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ में क्या था, ऑक्सीजन और थी। तो आगे जब उत्पाद बना तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, Cu से ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन की कमी किस अभिक्रिया में होती है? अपचयन अभिक्रिया में, उपचयन। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन। यानी कि पहले तो Cu के साथ में ऑक्सीजन भी था, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उत्पाद में हट रहा है, Cu से हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना यानी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। यानी कि पहले तो कौन था? हाइड्रोजन। ठीक है, उत्पाद में भी देखो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी तो हो नहीं रही है, परंतु ऑक्सीजन की वृद्धि जरूर हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होना तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दोनों साथ में हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स या अपोपचय। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपोपचय। ये हो गई आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया संपूर्ण। यानी कि दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, कौन सी? उपचयन और अपचयन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अभिक्रिया के प्रभाव। ये रासायनिक अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। रिवाइंड करते हैं कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा रासायनिक समीकरण क्या होती है। उसके बाद में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, जिसमें संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई, अपचयन हो गई, उपचयन हो गई और रेडॉक्स हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया हो रही है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव है वो क्या है? संक्षारण। क्या है? संक्षारण। ठीक है, पहला प्रभाव है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु की वस्तु होती है वो आर्द्रता या वायु के संपर्क में आ जाए तो वह संक्षारित होने लग जाती है, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने की प्रकृति स्टार्ट हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहा क्या हो कि जब खुली हवा में और आर्द्रता और उपयुक्त तापमान वाले क्षेत्र में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लग जाता है। ठीक है, तो देखो संक्षारण क्या है कि जब कोई
धातु आर्द्रता वायु पानी आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, बताया था। चांदी पर काली परत का आना, कि चांदी को खुला जब वायु और आर्द्रता के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो चांदी पर धीरे धीरे एक काली परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या होता है, संक्षारण। ठीक है, वैसे ही तांबे की हरी परत, यानी तांबे को कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए आर्द्रता वाले क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो वह धीरे धीरे हरा दिखाई देने लगता है, यानी कि तांबे पर एक हरी परत चढ़ने लगती है। तो ये प्रभाव होगा कि उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव, एक तो हो गया संक्षारण, कि जब कोई धातु की वस्तु को आर्द्रता और नमी वाले क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रभाव है आपका विकृत गंधिता। ठीक है, पहला कौन सा था, संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। नाम से स्पष्ट है कि विकृत यानी बिगड़ी हुई या अलग, गंधिता गंध, ठीक है, यानी अलग गंध वाला या बिगड़ी हुई गंध वाला। ठीक है, विकृत गंधिता। वसा युक्त तेल या खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में छोड़ने पर यह क्या होती है, उपचयित हो जाती है। ठीक है, उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन होने लगता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो पहली बात तो आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा याद रखना कि वसा या तेल ये सामग्री जो भी है उसको जब वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है, यानी उसमें उपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है, तो जिससे उनके स्वाद और गंध दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी, मान लो उदाहरण के लिए चिप्स का पैकेट है, तो जब चिप्स के पैकेट को हवा में खुला छोड़ दिया जाएगा तो वह विकृत हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा और उसकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सड़ जाएगा। ठीक है, कि चिप्स और नमकीन को विकृत होने से बचाने के लिए एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो है नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स और नमकीन पदार्थ को विकृत होने से बचाने के लिए उनके पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो आपको पूछ भी सकता है प्रश्न कि जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बता देंगे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब है आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। पहले तो सीधे हमने पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब क्या है, तापमान के आधार पर पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होगा आपका ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन, नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, तो अब पढ़िए, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो देखिए कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है, वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उदाहरण के लिए देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस होती है मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस यानी CH4, मेथेन गैस बोलते हैं इसे। ठीक है, मेथेन।
ठीक है। तो मीथेन गैस का क्या करवाया जाता है, दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है। तो अभिक्रिया देखिए आपकी CH4 मीथेन गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है, तो उत्पाद के रूप में CO2 निर्मित होता है, यानी CO2 निर्मित होती है, ठीक है। और प्लस में 2 मोल H2O भी निर्मित होता है, ठीक है। ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो यहाँ पर उत्पाद CO2 है और 2H2 है, उसके साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है, तो ये होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक तो थी ऊष्माक्षेपी और दूसरी क्या है, ऊष्मा शोषी। तो इसके नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा शोषी, शोषी का अर्थ होता है शोषण, शोषण, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, उसे उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो चाहे वो कोई सी भी ऊष्मा हो, प्रकाश ऊष्मा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, उसकी क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है अभिकारकों को तोड़ने के लिए, तो वो होगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, किसके लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर था वो क्या है, पूरा संपूर्ण हो गया। कौन सा चैप्टर था, 10th क्लास की विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। धन्यवाद।